डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा था आपका, है ना। आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक टेस्ट हो जाएगा आपका, या तो ट्यूसडे होगा या फिर वेडनेसडे होगा, लेकिन संडे को नहीं होगा। हाँ, 4th टेस्ट होगा ये। टेस्ट तो चलते ही रहेंगे तो। हाँ तो बस, वो तो तेरी तैयारी नहीं थी ना। घर वाले उनको भेज दे फोटो खींच के फर्स्ट। तो उल्टो करके भेजो तो घर वाले थोड़ी ना सोचेंगे, वे थोड़ी ना बेवकूफ़ है कि उल्टो भेजोगे सीधो, वे तो सीधो करके देखेंगे बाबू। चल बढ़िया है। कहाँ तक करा दी थी कल? 9 ही हुए थे मात्र। आठ, और इसके बाद है आपका 9, 10। ये था भाई। देखो, ज़्यादातर अगर आरपीएससी क्वेश्चन देती है ना फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पेपर में, ज़्यादातर जो बड़ा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ज़्यादातर केस में उनके आंसर 0 होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केस में 90% प्रोबेबिलिटी 0 की होती है हमेशा। फिर भी देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करना होता है, जैसे कि सभी वैल्यूज को 1 1 1 भी तो ले सकते हो, x बराबर y बराबर z, और सबका मान 1 1 ले लूँ, और log 1 का मान कितना होता है 0। तो देखो, अगर मैं सबको 1 1 ले लेता हूँ तो 1 0 0 0 1 0, ये आइडेंटिटी बनती है। हाँ जी, अगर बेस और आधार दोनों समान हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये तो बनेगा, देखो अगर मैं x बराबर y बराबर z बराबर कितना ले लूँ 1। हमेशा एक चीज़ याद रखो, लॉग बेस भी a लगा हुआ हो और a की वैल्यू पूछी हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1। अगर बेस अलग हो, जैसे लॉग ई 1 की वैल्यू पूछता तो क्या हो जाती? 0। ठीक है, हमेशा लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1। माइनस इन्फिनिटी कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी। लॉग का भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन ही नहीं होता, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है भाई, अगर मैं सभी को 1 1 ले लूँ, हाँ जी 1 1 लीजिए, तो देखो ये कितना हो जाता? 1। ये भी कितना हो जाता? बोलो 1। ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1 1। अगर दो रो या कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट का मान क्या? 0। अब 3 तो है नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म, नन ऑफ दीज का हो नहीं सकता, क्योंकि 0 भी आ रहा है तो या तो ये होगा या ये होगा। अगर यहाँ पर 1 1 1 लेते हो, अगर तीनों का मान क्या ले रहे हो? 1 1, तो बेस ई है, कोई बेस नहीं दे रखा तो फिर ई माना जाएगा। बेस ई है तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्या हो जाती है? 0। या तो फर्स्ट ऑप्शन या फिर कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हो जाता है। या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर कौन सा हो जाता है? थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए, जब इस डिटरमिनेंट को अगर हम मेथड से सॉल्व करते, इस डिटरमिनेंट को आप किससे सॉल्व करते? मेथड से। फर्स्ट ईयर 2016 का क्वेश्चन है, और कई बार फर्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो, यहाँ बेस x है, यहाँ भी बेस x है, तो इसको भी x में बना लूँ, इससे आसानी हो जाएगी। यहाँ भी x, यहाँ भी x, और यहाँ भी x बना लूँ। यहाँ y, तो यहाँ भी y बना लेते हैं, यहाँ भी y, या z है, यहाँ z है, और यहाँ भी z बना लेते हैं। तो देखो, log इसको भी x कर दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया? x। 1 ही होगा इसका मान। ये हमारे पास log x y था, और ये हमारे पास था कितना? log x z था। कोई समस्या? अब देखो, दोनों को x x बना लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? बोलो 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखो, इसको y y बना लो, ये कितना है? बोलो log y x है ये। इसको बना लेंगे आप क्या? log y और y, और ये हो जाएगा अब आपके पास कितना? log y और z। अगला बोलिए कितना हो जाएगा? log z x है ये आपका log z y है, और ये हो जाएगा अब आपका log
जेड और जेड। कोई समस्या? अब चूंकि जब भी आप वैल्यू निकालते हो, जैसे कि लॉग, यहाँ पर बेस कुछ भी होता है, जैसे एक्स है और यहाँ वाई है, या ए और बी कुछ भी ले रहे हो आप, बेस बेस आपका ए होता और वी पे वैल्यू, बी की वैल्यू निकाली जाती। तो इसे लिख सकते थे, बेस को चेंज कर सकते हो ई में, या कोई अन्य बेस भी ले सकते हो। तो ऊपर बी है तो ऊपर बी आ जाएगा, और नीचे ए है तो वो ए आ जाएगा। बेस आपने चेंज कर दिया, बेस क्या कर दिया, अब आपने ई कर दिया। ऊपर बी है तो बी आ जाएगा, नीचे ए है तो ए आ जाएगा। अब इसको क्यों कर रहे हैं, इसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे एक्स एक्स एक्स, तीनों में नीचे क्या है बोलो, एक्स एक्स एक्स, तो तीनों से नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, लॉग एक्स। अब यहाँ से तीनों में नीचे क्या है, वाई वाई, और तीनों में नीचे क्या है, जेड जेड, तो आसानी से क्या आ जाएगा बोलो, कॉमन आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर लॉग ए बी हो तो लॉग बी अपॉन लॉग ए बेस बदल दिया मैंने, ई कर दिया। क्या कर दिया, ई। ऊपर वाला ऊपर आ जाता है और नीचे वाला नीचे आ जाता है। अगर बेस और ये दोनों अगर सेम होते हैं तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, और 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और लॉग 0 की वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है भाई, अगर तीनों का मान 1 रखा था तो अब तो सीधा 0 आ रहा था, तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे कट गए थे, तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई आंसर हो सकता था। तो इस केस में क्या करते हो, इसकी वैल्यू हमने क्या की, 1 की वैल्यू, ये एक्स था ये भी एक्स था तो इसको भी मैंने एक्स में लिख दिया। यहाँ पर ये वाई था ये भी वाई था तो इसको भी वाई के पदों में लिख दिया, वाई वाई लिख दिया क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब ये जेड था ये भी जेड था तो इसको भी जेड के पदों में लिख दिया, तो जेड जेड हो गया। ठीक है भाई, अब ये हो जाता है तो इसको क्या लिख देंगे बोलो, इसको लिख सकते हो आप बेस ई में बना लो, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई एक्स। कोई समस्या? ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, ये कितना होगा बोलो, लॉग बेस ई हो गया, ऊपर क्या है बाई, नीचे क्या है बोलो, एक्स, लॉग ई एक्स। ये कितना है बोलो, लॉग ई जेड अपॉन कितना नीचे बोलो, लॉग ई एक्स। अब नीचे इन सभी में क्या आ जाएगा भाई, बाई आ जाएगा नीचे, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, जेड। तो एक ही टर्म को लिख देता हूं मैं, है ना, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई वाई। ऐसे ही आएगा नीचे वाले में लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई जेड। कोई समस्या? अब देखो पहली वाली में से क्या कॉमन आएगा, 1 अपॉन लॉग ई एक्स, यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ई वाई, और यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ई जेड। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो, लॉग ई एक्स लॉग ई वाई और लॉग ई जेड। ये आ गया अब आपका कॉमन। कॉमन आने के बाद अब क्या बचा, ये वाला बचा हमारे पास कितना ऊपर, लॉग ई एक्स, ये क्या बचा बोलो, लॉग ई वाई, और ये क्या बचा बोलो, लॉग ई जेड। अब देखो ये भी क्या बचेगा, सेकंड वाली टर्म भी सेम बचेगी, लॉग ई एक्स लॉग ई वाई और लॉग ई जेड। और थर्ड भी कैसी आएगी, सेम। अगर दो रो सेम आ जाती हैं तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0।
इसमें APGP का यूज हो रहा है, APGP HP का। तो एक क्लास आपकी APGP HP की बढ़वा देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, एक एक घंटे की, ऐसे वो भी आप थोड़ा थोड़ा सा कवर करते रहें। और यहाँ हम डिफरेंशियल कैलकुलस चला रखी है BSc वाली, तो इसके साथ में हम डिफरेंशियल कैलकुलस 12th वाली बढ़ा देंगे। कैलकुलस अवकलन वगैरह सिखा देंगे उसको 12th वाली। 2D को लेट करेंगे, अभी क्या इन चीज़ों की हमें नीड पड़ रही है, तो वो पहले आना ज़रूरी होता है। लिख लिया ना सभी ने? फर्स्ट एड का ही लूँ क्या दूसरा क्वेश्चन? तो जैसे ही कैलकुलस हो जाएगी तो फिर उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन लेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर भी हमें बहुत नीड पड़ती है फंक्शन की खासकर। तो लग जाने तो क्या दिक्कत है। भाई जभी तो आप ले पाओगे, जभी तो अच्छा कर पाओगे। नहीं करके आओ, प्रैक्टिस करो। भाई आप करके लाओ, आपने कैसे किया, फिर यहाँ देखो कि भाई कि इजी तरीके से भी हो सकता है, क्या हमने ये थिंकिंग रखी कि नहीं रखी, तो वहाँ से आपके पास थोड़ी शार्पनेस बढ़ जाती है। फिर क्लासरूम क्या क्या जी, इन मानों को देखो भाई, अगर बेस अगर आपका सेम है और जिस पे वैल्यू निकाल रहे हो दोनों सेम होते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 होती है। जैसे log E 1, log A 1, log 10 1, ठीक है। अब यहाँ से log 1 का मान हमेशा 0 होता है और log 0 का मान -इन्फिनिटी होता है। देखो भाई जैसे कि, हाँ कोई ना, जैसे कि ये ग्राफ होता है, आप जानते हो log x का ग्राफ, आवाज नहीं भाई, देखो log x का ग्राफ इस प्रकार चलता है। अब देखो x का मान यहां पर कितना है बोलो, 0। 0 पर वैल्यू कितनी जा रही है बोलो, -इन्फिनिटी, y का मान। और यहां पर कितना जा रहा है, इन्फिनिटी। जब x का मान यहां पर कितना है बोलो, इन्फिनिटी। ये log x का ग्राफ। अब ये log x का ग्राफ है, इधर की साइड में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, यानी y x की उधर साइड नहीं है, यानी x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ है ही नहीं, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ है। और 0 पर भी कितना आ जाता है, माइनस का इन्फिनिटी। और ये जो वैल्यू है वो 1 है, कितनी है बोलो, 1। 1 पर वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। 1 x बराबर 1 पर y का मान कितना आ रहा है, 0, ये y अक्ष है। तो x बराबर 1 पर log का मान, देखो x बराबर 1 रखते हो ना, तो log E 1 का मान कितना हो रहा है बोलो, 0 हो रहा है। और log 0 पर वैल्यू, log E 0 पर वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है बोलो, माइनस के इन्फिनिटी हो रही है। और log इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी हो जाती है बोलो, इन्फिनिटी हो ही रही है, वो तो अनंत पे अनंत जा ही रही है। और log -2 या log जो है E, जो नेगेटिव वैल्यूज या नेगेटिव ले लो, उसके लिए परिभाषित ही नहीं है, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी परिभाषित ही नहीं है। log जो है नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता ही नहीं। जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को जानते नहीं तो माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, बस माइनस इन्फिनिटी आएगा, अब इन्फिनिटी को समझते हैं, मानते हैं उस माइनस इन्फिनिटी की ओर कन्वर्जेंट कर रहा है। इन्फिनिटी को आप जानते नहीं तो कैसे पहुंच सकते हो आप उस पर, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन और एग्जांपल दिया था, अभी 2018 में या 19 में चंद्रयान भेजा गया था। अब कन्वर्जेंट की कंडीशन लगाई थी कि इतनी दूरी है, इतनी दूरी पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ समय पहले वो गायब हो गया। अब गायब हो गया, अगर वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे 20 साल बाद भी पहुँच जाए तो कन्वर्जेंट है, चाहे 50 साल बाद भी पहुँच जाए तो कन्वर्जेंट है, अगर वो ज़िंदगी भर नहीं पहुँचा तो वो डाइवर्जेंट है। इन्फिनिटी पे चला गया, वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। अब वो पा जाएगा तो कन्वर्जेंट, नहीं पा पाया
तो फिर वो हो गया डाइवर्जेंट, यानी इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आपको सीरीज में ही पढ़ा देंगे इसी में। वैसे रियल का कॉन्सेप्ट होता है बट इसी में पढ़ा देंगे, क्योंकि इसी बुक के अंदर आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ही वो चैप्टर नंबर 10 आपका जुड़ा हुआ होता है। हाँ जी, अब सेकेंड ग्रेड में तो अनुक्रमों का कन्वर्जेंट भी है, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, और फर्स्ट ग्रेड में केवल आपका टॉपिक होता है सीरीज का कन्वर्जेंट, श्रेणियों का कन्वर्जेंट है। जबकि सेकंड ग्रेड में सीरीज का भी और उसका भी है। सेकंड ग्रेड में भले एक दो टॉपिक ज़्यादा ही मिल जाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेकंड ग्रेड में अंतर समीकरण भी है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में अंतर समीकरण नहीं है। सेकंड ग्रेड में 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अंतर समीकरण का। तो बल्कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड में एक दो टॉपिक ज़्यादा ही मिल जाएंगे, बस वहाँ एमएससी के 2-4 पोर्शन ज़्यादा होते हैं और कुछ नहीं है। या 9-10 भी मिलती है आपको, तो इतना आसान नहीं है सेकंड ग्रेड। हाँ जी, लिख लिया ना, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, ए बी सी, हाँ जी, ए वी सी कैसी संख्या है बोलो? अशून्य, यानी कि नॉन जीरो, वास्तविक। यानी कि अब एग्जामिनर ने कोई कंडीशन नहीं दी कि भाई अलग अलग थोड़ी ना शब्द कहा है, अलग अलग कहा है क्या, बस ये कहा है कि नॉन जीरो होनी चाहिए। जब नॉन जीरो होनी चाहिए तो अब आप क्या करोगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 ले लो। अब 1 ले लेते हो तो इस केस के अंदर इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 1 2 1 1 2 1 1 2। अब 2 कॉलम सेम हो गए, क्या आ गया, 0। अब 1 रखने पर किसमें, इसमें 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 1 रखो, इसमें 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसमें 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। बस चौथा ऑप्शन हो गया, बात करता हूँ। भाई आपने कैसे किया, बस यहाँ पर हम थोड़ी सी बारीकियाँ सीखते हैं कि भाई एग्जामिनर ने ये नहीं कहा हमसे कि तीनों अलग अलग लेनी है, समान भी तो ले सकते हैं। अब समान लेते हो तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। C2 का स्क्वायर करके C1 में से घटा दो, तो C2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, तो वो 0 बन जाएगा सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम 0 बन जाता है। तो ऐसे कहाँ से करोगे, स्क्वायर नहीं, R2 इनक्वालिटी जी लगती हैं, स्क्वायर वाली कंडीशंस कहाँ से लगती है। हाँ जी, लिख लिया, क्या जी, हाँ। अब तो 1 1 पर 0 आ गया ना हमारा, तो 1 तो आ ही नहीं रहा। तो कर लो, उसको सॉल्व कर लो, कटते चले जाएंगे अपना। काटते चले जाते हैं। तैयार हो गई पूरी सीट, तो एन की करवा लियो भी हैं। हाँ हाँ, तो एन का स्टार्ट कर दे, इसको मैं देखूंगा जब भी फाइनल होगी, अभी मैं कैसे कर दूं, है ना, ठीक है। किसकी, हाँ तो ये है, पूरा है, कुछ नहीं करना, सेम है। हाँ, क्वेश्चन से ऐड करवा दो, फिर थ्योरी को तो मैं देख लूँगा, है ना, ठीक। हाँ जी, कर लिया। देखो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ एपी, एचपी और जीपी की, ठीक है भाई। एपी, एचपी और जीपी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखो भाई, एपी तो आप जानते ही हो, जैसे कि ए प्लस डी, यस शॉर्ट में यूज कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो सीरीज है वो आपकी चल रही है एपी में, समांतर श्रेणी।
यानी कि जो आने वाला मान में से जाने वाले मान को अगर आप घटाते हो तो एक निश्चित अंतर निकल के आता है, वो समान होता है। देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 4 - 3 1, ठीक है भाई। तो एक निश्चित अंतर होता है, यानी कि पहला आएगा a तो अगला आएगा a + d, तो अगले में फिर 2d जुड़ जाएंगे, फिर अगले में कितना हो जाएगा a + 3d, और इसका जो n+1वां पद होगा a + n+1वां पद तो a + nd होगा, और nवां पद a + n - 1 d होगा, ठीक है। इस प्रकार चलती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान, हाँ जी, जैसे कि 1 2 3 समांतर श्रेणी में है, 1 2 3 समांतर श्रेणी में है, या ABC समांतर श्रेणी में है। अब 3 पद A B C कौन सी श्रेणी में है बोलो? समांतर श्रेणी में। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो 2B बराबर होता है A + C के, हमेशा। अगर 3 लगातार टर्म आपकी समांतर श्रेणी में दे रखी हैं तो उस केस में 2B यानी कि बीच वाली टर्म का दुगना फर्स्ट और थर्ड टर्म के जोड़ के बराबर होगा। देखो इसमें 3 टर्म ली, 1 2 3, 3 और 1 4, और 2 का दुगना 4। अब अगली टर्म ले लो, जैसे कि ये ले लेते 2 3 4, 4 और 2 6, 3 का दुगना 6। या ले लेते 3 4 5 ले लो, 5 और 3 8, 4 का दुगना 8। बात समझ में आई? यानी कि अगर 3 लगातार टर्म ले लेते हो किसी भी समांतर श्रेणी की, तो पहली टर्म और थर्ड टर्म का जोड़ सेकंड टर्म के दोगुने के बराबर होता है, सेकंड टर्म के दोगुने के बराबर होता है। हमेशा ये शर्त आप याद रखेंगे कि भाई अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली टर्म का दोगुना हमेशा प्रथम और लास्ट टर्म के जोड़ के क्या होगा बोलो? बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है भाई, ये तो थी हमारे पास समांतर श्रेणी। ठीक है भाई, इसके बाद आती है हमारे पास, थोड़ी सी जानकारी देंगे हम जीपी की, और विस्तार से तो अभी आपको क्लास स्टार्ट करवा देंगे कल से, ठीक है। और उसकी सीट आप कल ही ले जाना वाली है ना। गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जीपी में क्या होता है? सार्व अनुपात, रेशियो बढ़ता जाएगा। जैसे ए है फिर ए आर हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही एनवा पद लिखते तो ए आर n - 1, और ये हो जाता ए आर एन, ये n+1वां पद। यानी कि जैसे कि अब हम कोई भी उदाहरण लिखते हैं, आर सार्वनुपात होता है, मतलब इसमें इसका भाग देंगे तो आर बचेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भी आर बचेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भी आर बचेगा। जैसे कि पहला 2 है, फिर अगला होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखो 4 में 2 का भाग दो 2 आएगा, 8 में 4 का भाग दो 2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 2 आता है। तो इस वाले केस के अंदर हमेशा कितना आता है बोलो? 2 आता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर ABC, अब 3 ले लो, ABC अगर जीपी में है, किस में है बोलो? जीपी में है, तब देखो अब 3 है ना, तो देखो 8 दूनी 16, अब 16 4 क्या होता है? 16 का वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल ही तो होता है। तो b बराबर कितना आएगा? √AC, या b² बराबर AC आएगा। बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। अगर कोई भी श्रेणी आपकी किस में दे रखी है, अगर कोई भी श्रेणी जीपी में दे रखी है तो बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर, और यहाँ पर बीच वाले का दोगुना पहले और तीसरे के जोड़ के बराबर। अगर कोई भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप मान लेना, अगर एपी में मानना है ना, तो एपी में तो मान लेना आप कोई भी सीरीज मान के चलते हो ना, तो एपी में मान लो या तो 0 1 2 मान लो, 0 1 2। अगर 0 को सम्मिलित नहीं कर रहे हो, या मान लो आप 1 2 3, इससे आसान क्या लोगे? 0 1 2 या 1 2 3। ठीक है भाई, मान के करना हो तो। अगर मान के करना है तो ये किसमें? जीपी में। सबका अंतर कितना आ रहा है? 1 1। और इसमें अगर माननी होती तो, अगर इसमें अगर आपको मानना है तो क्या मान सकते थे? 1 2 4। भाई इसमें इसका भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भी कितना आएगा?
2 ही आएगा, ठीक है। 1 to 4 मान सकते हो। तो जब भी आपको इसको मानना हो तो 1 2 3 या 0 1 2 मान लो, इसको मानना हो तो 1 2 4 मान लो या 2 4 8 मान लो, बट 1 2 4 ज़्यादा आसान रहता है। तो 1 2 4 मानकर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी कंडीशन एग्जामिनर देता है, ठीक है भाई। 2 शर्तें हो गई। तीसरी HP, कोई क्वेश्चन आया हुआ है बट अगर अब बात की जाए तो ना तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है और ना सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, ना तो फर्स्ट ग्रेड में और ना सेकंड ग्रेड में, दोनों में से किसी भी ग्रेड में HP अब आपके सिलेबस में नहीं है। HP का टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। अब हट चुका है तो क्वेश्चंस तो नहीं आना चाहिए, चाहे मैट्रिक्स में हो चाहे डिटरमिनेंट में हो, कोई कंडीशन देनी नहीं चाहिए। लेकिन पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर आप मानेंगे नहीं कि साहब ये HP का दे रखा है, इसको सॉल्व कराइए। तो सॉल्व कराने के लिए थोड़ी सी कंडीशन HP की हम आपको बता देते हैं। अगर आता है तो कर देना, वैसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो HP की शर्त, देखो ABC कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो 1/A 1/B और 1/C हरात्मक श्रेणी में होंगे। या फिर उल्टा लिख लो, यदि 1/A 1/B 1/C कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो ABC कौन सी श्रेणी में होंगे? हरात्मक श्रेणी में होंगे। ऐसा लिख लो। चाहे ऐसा करना चाहो ना तो जैसे कि उल्टा करना चाहो तो उल्टा लिख लो और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है भाई। तो या फिर उल्टा लिख लो, चलो उल्टा ही अच्छा रहेगा आपके लिए, तो सीधा कि ये सही है, ठीक है। अब देखो 1/A 1/B और 1/C आपकी हरात्मक श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में? हरात्मक श्रेणी में। तो जब 1/A 1/B 1/C हरात्मक श्रेणी में है तो इसका उल्टा कौन सी श्रेणी में होगा? बोलो, समांतर श्रेणी में होगा। तो इसका उल्टा समांतर श्रेणी में होगा तो इसका डबल 2B बराबर AC के बराबर होगा। या ऐसे लिख सकते हो जैसे कि 1/A 1/B और 1/C कैसी सीरीज में है? बोलो, समांतर श्रेणी में है। तो ABC HP में है, उल्टा होता है। अब चूंकि ये कैसी सीरीज में है? बोलो, समांतर श्रेणी में। हाँ तो समांतर श्रेणी की शर्त बताओ। हाँ भाई, समांतर श्रेणी की शर्त, बीच वाले का दोगुना। बीच वाले का कितना? बोलो, दोगुना। प्रथम और तृतीय के जोड़ के बराबर होगा। सही बात है भाई। एक अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दोगुना प्रथम और तृतीय के जोड़ के बराबर होगा। तो यहां से बोलिए लघुत्तम कितना आएगा? AC। तो ये आएगा 2/B AC। तो ये कितना हो जाएगा? A+C अपॉन AC। तो कितना आएगा? ठीक है भाई, कितना आ गया? बोलो, 2AC अपॉन A+C बराबर V। तो अगर ABC हरात्मक श्रेणी में दे रखे हों, समांतर श्रेणी में है तथा ABC हरात्मक श्रेणी में है, ये शर्त लगा लेना। हाँ जी, अगर ABC हरात्मक श्रेणी में है ना तो B का मान बराबर होगा 2AC अपॉन A+C के, 2AC अपॉन A+C के। अगर ABC हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं तो B का मान बराबर होगा 2AC अपॉन A+C के। तो देखो माइंड में एक चीज़ याद रखो, कभी भी अगर हरात्मक श्रेणी बनानी हो ना तो जैसे कि तुम्हें पता हो 1 2 3 समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? इसका उल्टा करना, 1/2 1/3, इसका एलसीएम लेना, कितना आएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 3 2, यानी कि 2 3 6, 2 3 6 आपकी हरात्मक होगी 100%। देख लो, तो 2 3 6 हरात्मक होगी आपकी। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो 2 3 6 मान लेना। क्या मान लेना? 2 3 6। अगर मानने की बात आए ना तो क्या मान के करना है? 2 3 6। हम क्या इसमें डिजिट में बटे की फॉर्म में नहीं रखना चाहते। 2 3 6 कैसी श्रेणी है? बोलो बोलो, हरात्मक श्रेणी है या नहीं है?
कंडीशन ये है हमारे सामने, v का मान 2ac अपॉन a प्लस सी के बराबर होना चाहिए। तो 2ac 6 दूनी 12 और इसका डबल 24 और a प्लस सी करोगे 6 और 2 8, 8 या 24, तो बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो तो 2ac अपॉन a प्लस सी v का मान, अगर समांतर श्रेणी में हो ए बी सी तो 2b बराबर a प्लस सी, और गुणोत्तर श्रेणी में हो तो b स्क्वायर बराबर ac। गुणोत्तर में हो तो b स्क्वायर बराबर ac, समांतर में हो तो 2b बराबर a प्लस सी, और हरात्मक में हो तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, 2ac अपॉन a प्लस सी। 3 कंडीशन होती है। अगर समांतर माननी है तो 0 1 2 मानो या 1 2 3 मानो, गुणोत्तर माननी है तो 1 2 4 मानो या 2 4 8 मानो, और HP माननी है तो 2 3 6 मानो, 2 3 6 मानो। क्या मानोगे 2 3 6 मानो। अब ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लो पहले तो। अजय, अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, ABC गुणोत्तर में है तो b स्क्वायर बराबर ac, और ABC हरात्मक श्रेणी में तो 2ac अपॉन a प्लस सी बराबर v के। ठीक है भाई, ये हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी याद होनी चाहिए। वहाँ मानना है तो 1 2 3 या 0 1 2 मानो, दूसरे में आप मानोगे 1 2 4, और थर्ड में मानेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। फिक्स कर लो इनको, 2 3 6, 1 2 3 और 1 2 4। ठीक है भाई, इनको मानकर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो या सीधे एपी जीपी या एचपी का क्वेश्चन हो तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप मानकर सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई दोहराए ना, तो आज है ना कल होगा। ठीक है भाई, लिख लिया। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। अब इसके डिटरमिनेंट तो ए बी सी है, हरात्मक एपी में जीपी में एचपी में ये क्वेश्चन दे रखा था। अब जब भी आप ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो थर्ड के करस्पॉन्ड खोल लो। थर्ड में एक 0 दे रखी है ऑलरेडी, एक 0 है ना, ये आएगा A31 तो प्लस माइनस प्लस। तो देखो थर्ड के संगत खोलेंगे तो कितना आएगा A अल्फा प्लस का V, सीधा ही खोल लो। तो ये डग गया, ये डग गया, इसका गुणा होगा इससे, इसमें से घटेगा तो कितना होगा बोलो V स्क्वायर अल्फा प्लस का VC माइनस का AC अल्फा और माइनस का BC। अब दूसरा खोल लो, ये माइनस का आएगा ना, माइनस का B अल्फा प्लस का C। अब इसको ढक लो और इसको ढक लो, A का गुणा इससे होगा VA अल्फा प्लस का AC। अब इसका गुणा इससे होगा माइनस AB अल्फा और माइनस का B स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और बराबर में कितना दे रखा है 0। कंडीशन क्या निकल के आती है इनमें से बताओ। देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, और तरीका बताऊँ दूसरा, और जल्दी करना हो तो। अल्फा की कोई कंडीशन दे रखी है क्या? अल्फा की कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो अल्फा का मान 0 मान लो और आसान हो जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो यहाँ कोई भी अल्फा की कोई कंडीशन गिवन है क्या? नहीं है ना। अल्फा की कोई शर्त ना दे रखी कि भाई अल्फा का मान इतना लेना है कि इतना लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो अल्फा किसके हाथों में है? मेरे आपके आपके हाथों में। तो अल्फा का सबसे उचित मान, अब जब अल्फा का मान आप 0 ले लेते हो तो देखो देखो डिटरमिनेंट कितना आसान हो जाएगा। ए वी और ये वी, ये कितना आएगा वी सी सी, वी सी सी, और तीसरा कितना आएगा वी सी 0, वी सी 0, और बराबर में कितना दे रखा है 0। भाई सभी अल्फा के लिए सेटिस्फाई होगा ये तो। अब थर्ड के करस्पॉन्ड खोल लो तो ये तो आएगा प्लस का बी, ये डका तो बी सी माइनस बी सी 0 हो गया। फिर माइनस का सी आएगा, माइनस का सी आएगा तो इसे ढका ए सी माइनस, ये है ना ए सी माइनस बी स्क्वायर, बराबर में कितना है 0।
अब सी का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर बी स्क्वायर। कौन सी सीरीज, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। भाई मैंने यही तो कहा, पहले आप करके देखो, आपने कैसे किया घर पे, फिर क्या ये ऐसे भी हो सकता था जैसे अभी करके दिखाया है। तो अल्फा की कोई कंडीशन नहीं थी, तो हम मानने में बहुत माहिर हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, तो हमने अल्फा का मान क्या माना, 0 माना, और मानकर हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। अब देखो एक कैलकुलेशन जटिल हो रही थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट आप लगा देते पेपर में करते, अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन में बचता ही नहीं। भाई कभी भी समीकरण दे रखा हो, एक्स में भी दे रखा हो कि कौन सी सीरीज में आएंगे, तो एक्स का मान 0 मान लो, बात खत्म। अल्फा के स्थान पर एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता था एग्जामिनर। भाई अल्फा की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम अल्फा का मान अपनी मर्जी से 0 मान लेंगे, सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो अल्फा में डिपेंड कर जाता तो फिर दिक्कत आती। एक क्वेश्चन आया हुआ है शायद यूपी टीजीटी पीजीटी में से किसी में आया हुआ है। बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े ना आगे, बढ़ जाए आगे। देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले पे, एमपी टेट 2019। देखो कितनी जल्दी कर सकते हो। एबीसी ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हो। एबीसी किसी हरात्मक श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं। पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है, और आरवा पद कौन सा है, सी है। तो देखो मान के करना बहुत आसान रहेगा, है ना। और मैंने पहले ही बताया है कि भाई हरात्मक श्रेणी है, तो हरात्मक श्रेणी में आप कौन से पद मानेंगे, माना हरात्मक श्रेणी अब आपकी कौन सी, 2 3 6। ये किसका मान है बोलो, ए का, ये किसका मान है, बी का, और ये किसका मान है, सी का। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। एबीसी के मान तो मिल गए। भाई सबसे पहले कौन सी श्रेणी मानी, हरात्मक। अब इस हरात्मक श्रेणी का एक कौन सा पद है बताओ, यहां कौन सा माना है, पहला। 2 जो है वो कौन सा पद है बोलो, 2 तो मैंने पहला माना है ना, यानी कि प्रथम पद। ये कौन सा पद है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है। प्रथम पद यानी कि पी का मान कितना हो गया, 1। 3 कौन सा पद था बोलो, हाँ भाई, एक कौन सा पद माना था आपने, द्वितीय पद। भाई 3 पदों की मानी आपने, तो क्यू का मान कितना मान लिया, 2।
और ये कौन सा पद माना है आपने? तृतीय पद। भाई 3 ही तो पद माने हैं आपने इसमें, सबसे ज़्यादा आसान 3 पद मान लिए। तो यानी कि आर का मान कितना आ गया? 3। तीनों के मान मिल गए भाई। 3 पद की श्रेणी मानी है हमने तो, 2 3 6। ए बी सी के मान तो सीधे सीधे पता चल गए। तो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, पी का मान, क्यू का मान और आर का मान। अब सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, तो डिटरमिनेंट निकालना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन वैसे ही करते तो वैसे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। बी सी कितना होगा? 18, सी ए 12, ए बी 6, पी क्यू आर 1 2 3 और ये कितना हो गया? 1 1 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, कितना आएगा? 18। ये 2 - 3 माइनस का 1, ये आएगा माइनस के 12, ये 1 - 3 माइनस का 2, प्लस आएगा 6, ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, कितना हुआ है? माइनस का 18 प्लस का 24 और माइनस का 6। 24 - 24 हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ तो आ रही है ना? जो सोच नहीं सकते वो निकल सकता है, जो सोच नहीं सकते वैसे कर सकते हो। ये चीज़ें निकलती हैं केवल प्रैक्टिस से, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना आवश्यक होता है। तो इसी कारण प्रत्येक क्वेश्चन पे एक एक बार आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिर हो सकता है कि आप हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ, आप उससे भी जी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, बढ़े, बढ़ जाए ना, आगे बढ़ते हैं। हमेशा फिक्स कर लो, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इसके अतिरिक्त, तो ए बी सी का मान 2 3 6 और पी क्यू आर का मान 1 2 3 बात का था। कह दे हरात्मक श्रेणी के ये वा पद, ये वा पद, ये वा पद, यानी पी क्यू आर का मान, और इधर से सीधा फिक्स हो गया। देखिए 1 2 3 1 2 3 सबसे ज़्यादा आसान। बढ़ जाएंगे, लिख लिया हो तो। यहाँ रख के देखना, पी क्यू आर का मान 0 नहीं होगा, यहाँ भी 0 नहीं होगा। ठीक है, बढ़ जाएंगे। हाँ जी, x बराबर -9 इस समीकरण का एक मूल हो तो इसके अन्य मूल आपको बताने हैं। x - 9 इस समीकरण का क्या है बोलो? एक मूल है। अब x - 9 इस समीकरण का एक मूल है तो x - 9 इसका एक गुणनखंड होना, x + 9 इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा बोलो? फैक्टर होगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो सीधा ही सॉल्व कर लीजिए। ये x लिया, खोल दीजिए पहले के साथ में ही, x² - 12, ये आएगा -3, ये -3 आएगा 2x - 14 और प्लस का 7, 12 - 7x। ठीक है, अब सुनो, इंटेलिजेंट तो आप शुरू से हुई। अब ऐसा करना, ये डिटरमिनेंट तो आपने निकाल लिया, इसको बराबर में 0 कर दिया।
अब कहीं से सॉल्व करने मत लग जाना, बस ऑप्शन देखो और आंसर निकालो। यहाँ पर दे रखा है 2 और 2, भाई 9 तो है ही है, ये तो पता ही है, तो 2 को रख के देखो किससे 0 हो रहा है, 4। देखो 2 को रख के देख लो, ये हो रहा है 4 माइनस 12 माइनस का 8, 8 दूनी 16। यहाँ से रखा 4 माइनस 14 माइनस का 10, और माइनस का 10 और प्लस का 30 हो जाएगा। और यहाँ से आपने रखा 14, तो माइनस का 2 माइनस का 14। तो देखो 14 और 16 30 माइनस 30 0, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 दोनों में है, तो अब यह 7 या माइनस 7 में से एक बचेगा। ठीक है भाई, 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 क्या कर रहा है बोलो इसको, सेटिस्फाई। जब 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 तो है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसके साथ 7 आ रहा है, या तो माइनस 7 वाला मिलेगा। अब 7 को रख के देख लो, 49 माइनस 12 कितना बचता है, 37। ये कितना बचेगा, 14 माइनस 14 0, ये 7, ये 49 माइनस 12 माइनस का 37। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी 0 हो गया, 2 7 हो गया आंसर। वो तो है ही है। देखो इस डिटरमिनेंट में जैसे कि 7 रख रहे हो सीधा, ये हो जाता 7 3 7 2 7 2 7 6 7। ठीक है, अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कैसा हो गया, सेम हो गया, तो इसके डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0, सीधा x बराबर 7 लेने पर। ठीक है, अब x बराबर 2 लो, 2 3 7 2 2 2 और 7 6 2, फिर इसको निकाल के देखना पड़ेगा, एक चेक करना पड़ेगा। एक तो 7 से सीधा हो गया था, और ये यही है। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने पड़ते हैं। जब हमें मूल निकालने पड़ते हैं ना, तो सीधा उस इक्वेशन को निकाल दो, बस सेटिस्फाई करा के देख लो, छोड़ दो वहीं की वहीं। इस बार भी क्वेश्चन आया था एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, बच्चा सोचता है कि बड़े बड़े आ गए, इन्हें सॉल्व कैसे करें, समीकरण ही समीकरण आ गए। वैल्यू रखनी है, सेटिस्फाई कराना, और क्या है। फिर निकालने क्यों पड़ते, फिर एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स का गुणांक और अचर पद की जरूरत पड़ती, इक्वेशन निकालनी पड़ती बस। फिर तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मूल समान होते या जो भी है, मूलों का गुणनफल तो अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब अचर पद ढूंढ लेते, ये एक्स का गुणांक आ रहा है, ये अचर पद आ रहा है 42 प्लस का, और यहाँ से 84, 84 प्लस 42, और एक्स क्यू का गुणांक 1, तो उसका डिवाइड कर देते, प्लस माइनस माइनस में आता 84 प्लस 42। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराएंगे ना आपको भाई, जब भी नहीं निकालने पड़ते, समझ रहे हो, तो उसमें भी हम शॉर्ट मेथड ही यूज करते। दृष्टि आपकी हमेशा तेज होनी चाहिए, सोचने वाली, ना कि देखने वाली। ठीक है, लिखें आगे। इसमें रख दो x बराबर 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और x बराबर 7 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और x बराबर 7 भी सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस वाला ही रख के देख लिया करो, जो सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर माइनस वाला आंसर होगा हमेशा। अगला लें, अगला लें। हाँ जी, कहाँ गया, एक्स से मान,
हाँ भाई एक्स के मान पूछे हैं, देखो एक्स के मान, सबसे पहला मान देखो, इंटेलिजेंट तो आप हो ही। एक्स का मान देखो 0 0 दो ऑप्शंस में है, और एक a प्लस बी प्लस सी, एक माइनस ए प्लस बी प्लस सी भी है, ठीक है। तो एक्स का मान 0 रख के देखना, इसमें एक्स बराबर 0 पर इसके डिटरमिनेंट का मान ए बी सी और क्या बन जाएगा ए बी सी, तो सीधा क्या हो गया 0, यानी कि ये तो है ही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही नहीं, 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बचा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी और एक बचा हुआ है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ए बी सी का मान मानकर भी आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी का मान मानकर भी आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी का मान जैसे 1 2 3 मान लो, या 1 माइनस 1, या 0 1 2 मान लो। 0 1 2 तो यानी कि या तो माइनस का 3 या प्लस का 3, या तो माइनस का 3 या फिर प्लस का 3, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन से बताऊं ना, 0 तो डायरेक्ट सेटिस्फाई हो गया। अब 0 डायरेक्ट सेटिस्फाई हो गया, तो अब यहाँ बचा हुआ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा हुआ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, दो में से एक है। अब देखो यानी कि दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो कैसे करते हैं ऑप्शन से, देखो दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर मैं ए का मान, ए बी सी का मान बताओ, वही मानूंगा मैं तो, ठीक है। यदि a बराबर 0, v बराबर 1 और c बराबर कितना मान लूं 2, कुछ भी मान लो, 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो, ये मान लिया। जब ये मान लिया तो x बराबर क्या मानेंगे, फिर बोलो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितना आ गया 2। अब x बराबर 2 रख के देखो, इसमें 0 आ जाना चाहिए, तो देखो, तो देयरफॉर ये आ गया 2 प्लस a, b का मान कितना 1, c का मान कितना 1, a का मान कितना 0, ये आएगा 2 प्लस बी, बी का मान कितना है बोलो 1, c का मान कितना 1, a का मान कितना है बोलो 0, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है, तो कितना आया बोलो ये 2 1 1 0 3 1 0 1 3। फर्स्ट को ही खोल लो, 9 माइनस 1 16 आ रहा है, यानी कि 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो a प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसके स्थान पे -2 रखूँ ना, अब 0 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 2 रखा है तो 0 नहीं आया। अब देखो -2 रख के देखो 0 आ जाएगा, 100% 100% आ जाएगा 0। यदि x बराबर आप ले लेते हो -2, तो देखो -2 प्लस 0 ये हो जाएगा -2, ये 1 1 है ही है, ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, ये 1 है ही है, ये 0 1 और ये -1 बचेगा। डिटरमिनेंट निकालना कितना आता है, 0 आ गया। आया कि नहीं आया, तो ये किसके बराबर था, माइनस के a प्लस बी प्लस सी के। फोर्थ ऑप्शन हो गया। एक को सेटिस्फाई किया, एक नहीं कर रहा, तो दूसरा डेफिनेटली आंसर होगा। 0 को वैसे ही चेक कर लिया। आप सोच सकते थे कि इतना नहीं सोच सकते, अब सोच पाओगे, बट समझ आया ना भाई। ये किसका मान है, आंसर में किसके मान है, x के। एक तो 0 सीधा ही निकल गया, सेटिस्फाई कर रहा था भाई, रो और कॉलम से रो सेम हो गई। और दूसरा हमने क्या किया कि भाई a प्लस बी प्लस सी या माइनस का a प्लस बी प्लस सी था, तो ए बी सी के मान 0 1 1 मान लिए, तो पहले प्लस ही रख के देखा, x का मान 2, तो x का मान 2 रखा और ए बी सी का मान ये रख के देखे तो 0 नहीं आ रहा था, तो दूसरा वाला 0 आएगा डेफिनेटली, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। वही हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। वही हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। वही हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर। भाई एग्जाम पेपर में क्या दिखानी है आपको, चतुराई, इंटेलिजेंसी, जो केवल और केवल आपके पास होगी एग्जाम हॉल में, यही समझकर आप बैठेंगे, ठीक है।
थोड़ा टाइम तो लगता है क्वेश्चंस करने में, बट ये है कि प्रैक्टिस हो जाती है, समय तो लगता ही है भाई। लिख लिया सभी ने? अजी बढ़े आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कौन करेगा? ये तो कर सकते हो सभी। इसके डिटरमिनेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डिटरमिनेंट तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। इसका निकाल लो। इसका जो डिटरमिनेंट है डेल्टा 1, ये एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस का बी आएगा, ये कितना आएगा? ए एक्स माइनस ए बी प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है भाई, ये कितना हुआ फिर बोलो? एक्स क्यू ए बी एक्स, ए बी एक्स, और यहाँ भी कितना है? ए बी एक्स। तो कितने हो गए बोलो? ये 3 ABX हो गए ना, यही तो हुआ है 3 ABX। और कितना बचा हुआ है फिर बोलो? माइनस का, यहाँ से बनेगा ए बी स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर बी। ये प्लस का आ रहा है, प्लस का ए स्क्वायर बी, और ये कितना बना हुआ है बोलो? ये भी प्लस का हो रहा है, ए बी स्क्वायर। क्या कोई फैक्टर वगैरह निकल रहा है क्या इसका? किसका? डेल्टा 1। अब ये तो देखो ना तो बराबर आ रहा। अब अवकलन वाले दो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, टी डेल 1 ओवर डी एक्स। तो कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस के 3ab, 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ये किसके बराबर है बोलो? 3 डेल्टा 2 के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कल नहीं तो किया है, कोई समस्या? दूसरा और इजी तरीका बताऊं? इससे भी इजी तरीका बताऊं क्या? अगर आप इंटेलिजेंट, ए बी सी की कोई कंडीशन दे रखी है का? 0 0 मान लो, सबसे बढ़िया आसान तरीका। और भी जल्दी करना होता, इसमें लफड़े में ना पढ़कर ए बराबर बी बराबर 0 ले लेते। कोई कंडीशन नहीं दे रखी, अब नहीं दे रखी तो आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो डेल्टा 1 ये क्या बना? केवल एक्स, क्योंकि एक्स का तो मान निकालना है। 0 x 0 और 0 0 x। कैसी मैट्रिक्स? अदिश। और अदिश यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स, तो विकर्ण के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई। तो डेल्टा 1 कितना हो गया बोलो? एक्स क्यू। अब इसका अवकलन कर दो तो कितना हो गया बोलो? 3x स्क्वायर। अब इसका निकालो डेल्टा 2, डेल्टा 2 इसको 0 कर ही दिया है, तो x 0 0 x कितना आ गया बोलो? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ उठा के रख दो। बात समझ में आ गई ना? बताओ उससे ज़्यादा आसान हुआ कि नहीं हुआ? 3 डेल्टा 2। सोच नहीं सकते, वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। माइंड के द्वार चारों तरफ से खुले होने चाहिए। भाई ए बी की कोई कंडीशन तो नहीं, तो हम तो ए और बी का मान 0 मानेंगे। कोई कंडीशन ना है तो हमें एक्स में पूछा है, अवकलन दिया तो एक्स तो चाहिए चाहिए, एक्स का मान मान नहीं सकते। एक्स का मान मान लेंगे तो फिर अवकलन किसका करेंगे? तो ए बी तो हमारे पास स्वतंत्र है, आर्बिट्ररी है, कुछ भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं।
नहीं होते तो मान पाते क्या? नहीं। हो गया ना? और आगे बढ़ें क्या? क्यों? अगले 17, 18, 19, 20, 21 तक करा देता हूँ। ठीक है भाई, इतने तो होने चाहिए 10-12 क्वेश्चन तो। 10-10 रोज करेंगे तो तुम एक साल में करेंगे नहीं तो। ना वो बात तो सही है, पर जो प्रत्येक बच्चा जो एडमिशन लेता है वो जरूरी थोड़ी ना कि 15 महीना के हिसाब से करते आवे। वो तो 6 महीना 7 महीना की कह के आवे, 6 में 7 है जाए। फिर सब कुछ पढ़ाना भी है और सिलेक्शन भी होना चाहिए। केवल सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, यहाँ पर रैंक के लिए पढ़ रहे हो। हर प्रकार से आपका माइंड ओपन हो। ठीक है, हाँ जी। देखो, रैंक वाला मेथड पढ़ाया था मैंने आपको, है ना? और रैंक वाला मेथड मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, या तो डिटरमेंट वाले केस से भी कर सकते हो आप इसे, या रैंक वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब मैंने आपको बता रखा था कि भाई अगर एक ही रैंक ए और रैंक सी, अगर दोनों की रैंक बराबर हो और चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, अब चर कितने यहाँ पर 3, अगर चरों की संख्या के बराबर हो तो उस केस के अंदर अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस के अंदर कैसा हल आता है बोलो? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों की रैंक बराबर हो और किससे छोटी हो, लेकिन चरों की संख्या से, तो इस केस में कितने हल आएंगे बोलो? अगर सिस्टम आपका कंसिस्टेंस है तो इस केस के अंदर आपके अनंत हल। अगर सिस्टम कंसिस्टेंस है यानी कि हल पॉसिबल है तो अनंत हल। अगर दोनों की रैंक बराबर ही नहीं है, रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक सी, तो कोई हल नहीं। एक केस तो मैंने ये कराया था आपको, कोई हल नहीं। एक डिटरमेंट वाला केस भी बताया था, मैट्रिक्स वाला, है ना? इसमें बताया था मैंने ए एक्स बराबर बी आता है। ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर कितना आता है बोलो? ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए। अब इतना तो पता होना चाहिए कि भाई अद्वितीय हल के लिए ऊपर का मान भी 0 नहीं हो और नीचे का मान भी क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। अब सीधी बात है कि भाई अद्वितीय हल है तो नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिटरमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0। जब इससे करते हो तो अद्वितीय हल के लिए तो भाई नीचे का मान तो 0 होना ही नहीं चाहिए। अब हल कह दिया तो नीचे का मान तो 0 होगा ही नहीं। अगर मैट्रिक्स फॉर्म से करते हो तो अद्वितीय हल के लिए डिटरमेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। अब डिटरमेंट ऑफ ए निकालो। अब इसका गुणांक कितना है? 1 1 1 1 1 1। दूसरा कितना है? 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। और तीसरा कितना? 3 2 के, 3 2 और के। ठीक है भाई, और ये बराबर में कितना है बोलो? 0। यही तो है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1, ये कितना आया बोलो? k प्लस 2, ये माइनस का 1, ये आएगा 2k प्लस 3, कितना आया बोलो? 2k प्लस 3। ये आया प्लस का 1, 4 माइनस 3 1, और बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया हमारे पास ये k माइनस का 2k, तो कितना बचा? माइनस का k। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, माइनस का 1, और ये क्या है बोलो? प्लस का 1 कट गया।
कौन सा आंसर आ गया? ये तो आ गया मैट्रिक्स वाली फॉर्म से। रैंक वाली से करके दिखा देता हूं मैं अभी आपको। ये मैट्रिक्स फॉर्म से आ जाता है, रैंक वाले मेथड से भी करके बताते थे आपको। तो ज़्यादातर वो अगर सीधा आ जाना है आदित्य हल, तो आदित्य हल में तो बस एक चीज़ याद रख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ही नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट से करना है तो। और वैसे अनंत वाला केस आता है तो फिर वो वाला आप कंसिस्टेंसी वाला केस लगाइए। हाँ जी, रैंक वाले मेथड से करेंगे अब आप इसके बाद। देखो भाई, टोटल टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया था इसमें से केवल 6 बच्चों के 40% से नीचे हैं और सभी के 40% से ऊपर हैं। 43%, 93% तक नंबर हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखो कि जो 4-5 जो बच्चे हुए हैं या उन्होंने पढ़ा नहीं या जो भी गलती की वो गलती दोबारा ना दोहराएं। कम से कम 40% का क्राइटेरिया तो रखें, ठीक है। पर नेगेटिव कम से कम का प्रयास कीजिए। इसमें हाईएस्ट नेगेटिव गया है 13, 14, 22 नंबर। वो तो खैर पढ़ा नहीं था। हाईएस्ट नेगेटिव एक बच्चे ने 22 किया है और वो तो वही था। और फिर उसके बाद हाईएस्ट नेगेटिव है 14 क्वेश्चन, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 7, 5, 4, 3, 2, 0 तक भी नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी 0 तक लानी है कि नेगेटिव हो हमारे 0 क्वेश्चन, सब सही हो। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो फिर वो मिस प्रिंटिंग के कारण ही गलत होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखें। मेहनत करो, सफलता मिलेगी ज़रूर। टेस्ट का सॉल्यूशन आज करा देंगे। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम मिल नहीं पाता ना। नहीं अभी नहीं, मैं तो वो डाल दूंगा रिकॉर्डिंग करके, ये है ना। अब काले तुम सुबह से संजय बैठे ही रहेंगे, जब इस समय मिले जब थोड़ा सा स्पीड से करके पढ़ लोगे। अब देखो रैंक वाले मेथड से करना हो तो देखो रैंक वाले मेथड से कीजिए इसको। ए और सी की रैंक बराबर बराबर होनी चाहिए। देखो सी क्या आता है बोलो? सी तो ये पूरा मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा हमारा 1, 1, 1 और अनुपात कितना 2। ये 2, 1, -1 और अनुपात कितना 3। ये चल रहा 3, 3, 2 के और अनुपात कितना हो गया बोलो? हाँ भाई, इसको 0 करना है सेकंड रो को, तो R2 में से क्या घटाएंगे? R2 - 2R1 और R3 को 0 करना है 3R1। यही तो करते हो। पहला पाइवेट कर दिया, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 करने। ठीक है भाई, जितनी ये पाइवेट यानी सर्किल में बंद कर देते हैं, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट क्या करने हैं आपको? 0। तो 0 करने के लिए 1 है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। इसमें से घटा दो। ये 1 है, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब इसको घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी अब आपकी 1, 1, 1, 2। ये कितना आ गया? 0।
और इसमें 2 का गुणा किया 1 माइनस 2 माइनस का 1, इसमें 2 का किया माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, और इसमें 2 का किया 4 3 माइनस 4 माइनस का 1, ठीक है भाई। और इसमें 3 का किया है तो 0, इसमें 3 का किया 2 माइनस 3 माइनस का 1। अब ये के है के माइनस 2, कितना आ गया के माइनस 2, अच्छा के माइनस 3, के माइनस 3, और ये 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2, ठीक है भाई। अब चूंकि अब अगला पहला पाइवेट तो ये हो चुका था, अगला पाइवेट ये हो गया, अब इस नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है, तो अब क्या करना होगा, नीचे वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए R3 को रिप्लेस कर देंगे, R3 में से किसको घटा देंगे R2 को, R3 माइनस R2, तो R2 को जैसे ही घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो 1 1 1 2 0 माइनस 1 माइनस का 3 और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचा के, और ये क्या बचा, इसमें से इसको घटा रहे हो माइनस 2 प्लस का 1 तो ये बचा माइनस का 1। अब दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए, है ना। अब दोनों की रैंक कैसी होनी चाहिए बोलो बराबर। अब यहाँ तक का हिस्सा तो के का है, ये वाला हिस्सा तो ए का है, ये तो किसका है ए का, और ये पूरा हिस्सा किसका है बोलो सी का। अगर के का मान मैं 0 ले लूं तो तीनों 0 हो गए, तो ए की रैंक कितनी बचेगी 2, एक पाइवेट तो यहाँ है और एक पाइवेट यहाँ है। तीसरा ये हो सकता है, अब अद्वितीय हल है तो दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए, तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए बोलो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं के का मान 0 ले लेता हूँ तो ये तीसरी रो पूरी 0 हो गई, तो 2 ही पाइवेट बचेंगे, 2 पाइवेट बचेंगे तो ए की रैंक हो जाएगी 2, जबकि सी की रैंक कितनी है 3 है, यहाँ 0 नहीं हो रहा। अगर ये 0 नहीं हो रहा तो सी की रैंक कितनी है 3 है, तो ये फिर हल ही संभव नहीं होगा। तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए बोलो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर के का मान 0 नहीं है तो इसकी भी रैंक 3 हो गई और सी की रैंक फिर 3 है ही है, तो दोनों की रैंक 3 3 हो जाती है, तो अद्वितीय होगा। रैंक ए रैंक सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों की जो रैंक है वो कितनी हो जाती है बोलो 3 हो जाती है, अद्वितीय है। क्वेश्चंस करके देखोगे आप, करके देख लेना है ना आपको।